आप सबकी उपस्थिति हम सब पर विश्वास है आपका। We welcome you all from Team Abhimanch on this auspicious starting of new era in Hindi in Holland. We are here to introduce an art form, a theatrical play, which is nowadays vanished with the span of time. Theatre is a collective name for art forms in which actors makes live performances for audience. When this art form is performed on a stage floor, it is called a theatre performance. भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। रंगमंच की लोकप्रियता का श्रेय महान नाट्यकार श्री भरत मुनि जी को जाता है। भरत मुनि जी नाट्य कला के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उनके नाट्यशास्त्र को 5वें वेद के रूप में भी माना जाता है। आज के इस मल्टीप्लेक्स और इंटरनेट के दौर में थिएटर्स कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए अभिमंच द्वारा प्रस्तुत आज का ये हिंदी नाटक हमारे लिए सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि थिएटर और थिएटर से जुड़ी इस गौरवशाली धरोहर को जीवित रखने की हमारी एक कोशिश है। इसलिए थिएटर को जिंदा रखने की हमारी एक छोटी सी कोशिश का नाम है अभिमंच। कोशिश, जी हाँ, अगर कोई हमसे पूछे कि अभिमंच क्या है, इसकी पहचान क्या है, तो शायद यही सबसे समर्पक उत्तर होगा कि अभिमंच एक कोशिश है, एक बहुत ईमानदार, बहुत मासूम, पूरे दिल से की गई एक बेहद खूबसूरत कोशिश। अभिमंच एक कोशिश है कला और कलाकारों को एक मंच पे लाने की। नीदरलैंड्स में धड़कती कई भारतीय धड़कनों को जोड़ने की कोशिश है अभिमंच। अभिमंच कोशिश है एक ऐसी अभिव्यक्ति की जो भाषा प्रांत की सीमाओं से परे है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत करने के पहले ईश्वर का ध्यान किया जाता है। मैं सरस्वती माँ को याद करते हुए चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम सरस्वती महाभग्ये विद्ये कमला लोचने विश्वरूपे विशालक्ष्मी विद्यम देहि नमोस्तुते। We are informed that because of an unavoidable circumstances, our Chief Guest Indian Ambassador, His Excellency Dr. Venu Rajamani, will not be able to attend our show. But as a good gesture, he sent his representative. We welcome you all, sir. Mr. Pranay Sinha, Second Secretary and Acting Director of Gandhi Center, I would like to call you on stage to share a few words with us. लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी में शुरुआत हुई तो हिंदी में बोलना ही बेहतर रहेगा। मैं एम्बेसडर साहब की तरफ से माफ़ी चाहता हूं कि वो आ नहीं सके, बट मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और इन्वॉल्वमेंट भी है थिएटर में। पवन जी से काफ़ी पहले से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मैं प्रोडक्शन लाने वाले हैं। मैंने उनसे तभी कहा था कि मुझे ज़रूर बुलाइएगा, और देखिए ऊपर वाले की कृपा कि आज आपके सामने उनकी प्रस्तुति में मैं भी उपस्थित रहूँगा। अभिमंच एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। आपका पहला प्रोडक्शन 2016 में हुआ था, नाइटमेयर। आई वॉज नॉट हियर। मुझे अभी तकरीबन 1 साल पूरे होने वाले हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनकी अगली प्रस्तुति जो थिएटर के रूप में है, नाटक के रूप में है, हमारे सामने हो रहा है। मैं यहाँ 2 वर्ष और रहूँगा। आशा है कि इसकी सफलता के बाद 1 या 2 प्रोडक्शन और मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस आर्ट फॉर्म की बैकग्राउंड या प्रस्तुति जो भी होती है इन्होंने बता ही दिया, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें फिल्मों की तरह लीवे नहीं होता कि एक सीन को 25 बार रीटेक करके सबसे अच्छे सीन को आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। थिएटर में एक्टिंग वॉइस से होती है, आवाज़ से होती है। जो पीछे बैठे हैं उनको इनका चेहरा नज़र नहीं आएगा, पर इनकी आवाज़ ही आपको सुनाई देगी। इनका प्रयास सराहनीय है। एक नए देश में, अपने देश से 8000 किलोमीटर दूर अगर अपनी भाषा में कोई थिएटर का प्रयास किया जा रहा है, ये वाकई सराहनीय है। मेरी हम सब की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your kind words. And we will definitely try to make more. Let's enjoy today's performance first. And then Abhimanch 12 would not have been successful without the support of our sponsors. Cinecron,
Cinecron, a $500 million firm based in New York, is one of the fastest growing digital business consulting and technology services provider in the world. Since inception in 2001, Cinecron has been on a steep growth trajectory with 8,000 plus professionals operating in 18 countries across the world and many more in European countries as well. Cinecron is a platinum sponsor of Abhimanch 12. Second sponsor, World Fashion Apartments. World Fashion Apartments provide flexible, affordable, high quality corporate serviced apartment for business travelers. World Fashion Apartments aims at providing short and long stay accommodation solution to fulfill the needs for a home away from home. If you or your business have any short or long-term accommodation needs, get in touch with World Fashion Apartments. Contact details can be found in the envelope. World Fashion Apartment is a silver sponsor of Abhimanch 12. Third sponsor, HD Belasting Advice. HD Belasting Advice is a tax consultancy offering many years of experience in administration and tax consultancy. They provide service to both individual and organizations. Their goal is to provide the best possible advice on your tax and financial situations. Check the envelope for their board range of the service and a 10% discount voucher. HD Belasting Advice is a silver sponsor of Abhimanch 12. Fourth sponsor, Tulsi India Restaurant. Indian restaurant. Tulsi Indian Restaurant is a fine dining Indian restaurant located in Amsterdam. Over the year, Tulsi is known for its tasty, delicious, and authentic Indian food. If you haven't been there yet, now is the time. Check the envelope for details and also enjoy the 10% discount on the next visit with the voucher inside. Tulsi Indian Restaurant is a silver sponsor of Abhimanch 12. Yeet Paul Warmadam, the founder of Mortgage Masters, is active in mortgage financial advisory field for more than 20 years. Mortgage Masters is one-stop shop for all your mortgage financial advice needs. Now enjoy a free first interview at a place and time of your choice with the voucher in the envelope. Mortgage Masters is a bronze sponsor of Abhimanch 12. Our sixth sponsor is Flavor of India. Flavor of India is an Indian restaurant in the Amsterdam New West area known for its authentic vegetarian and non-vegetarian food. The restaurant is popular for its tasty, delicious and home-style cooking. Many people in the surrounding are often calling food here as Ghar Ka Khana. Check the envelope for details and also enjoy a 10% discount on your next visit with the voucher inside. Flavors of India is a bronze sponsor of Abhimanch 12. Seventh sponsor, Vareva Caterers. Vareva is catering company which specializes in Indian and Pakistani food. Whatever the function, Vareva Caterers will take care of you and your guests with food that is fresh, hygienic, wholesome and delicious, and service that is flexible and reliable. Vareva Caterers deliver all this at a very competitive price because their motto is to make you happy. Vareva Caterers are refreshment sponsor of Abhimanch 12. Additionally, we would also like to thank Mr. Vipin Mohrir for his support and generous donation to Abhimanch. Once again, a very big thank you from the whole cast and crew of Abhimanch for your support. We are indebted to you and are very grateful to your continuous support and encouragement in making 12 happen. Now we would like to invite Mr. Ashwin Bijur, Director at Cinecron Business Consulting Netherlands, to come on stage and say a few words about Cinecron and their association with Abhimanch. Well, thank you. Well, long time back, I saw this movie. It was called Fast and Furious. After the movie, I went back, and when I sat in my car in the parking, I had this, adrenaline pumping. I think the reason why I'm telling you this is what I feel when I'm in my office each day. Because there is a lot of
pressure on me to think, and that's most important, that there is an expectation that I think, there is an expectation that I be ambitious, there is an expectation that I rediscover myself, I innovate myself, and that's something that all the 8,000 people globally feel in Cinecron. We find association with Abhimanch really proud because they are trying to do something new, they are trying to innovate with something that they have learned in the past. And I would like also to share that two of my colleagues here, we have all come here to support them, and may the play be a hit. Thank you so much. Thank you, Ashwin ji. So now it's time to enjoy our show. It's a request from our end to the audience to keep their mobile phone and gadgets on silent or a vibration mode. Parents can keep their mobile phone on vibration mode just in case babysitter wants to call. And to enjoy the show, we need your cooperation for this. Thank you so much. Thank you. नमस्कार। अभिमंच की ओर से आप सभी नाटक प्रेमियों का स्वागत है। नाट्य देवता को स्मरण करते हुए अब हम सादर करने जा रहे हैं रिग्नाल रोस की नाटक पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति 12। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो नाटक के दौरान अपने बच्चों को और मोबाइल फोन्स को बंद रखें। मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई भी शक, रीजनेबल डाउट आप लोगों को नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश नहीं सुनी जाएगी और मुलजिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो वो एक मत से होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। आइए अंदर आ जाइए आप लोग।
We have to surrender our mobile. Are you serious? Why? रूल्स के हिसाब से फोन करने और सुनने की भी परमिशन नहीं है. You got to be kidding me. आपने शायद रूल्स ठीक से नहीं पढ़े. She is right. It is in the rules. Okay, darling. I got to go. Talk to you. Bye. च्युइंग गम लेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। अरे इम्पोर्टेड है। ओके। और आप? No thanks. आप स्ट्रेप्सिस लेंगे? जी नहीं। एक चीज नोटिस किया आपने? मिस्टर, मैं हर चीज नोटिस करती हूँ। एडवर्टाइजिंग इज माय प्रोफेशन, यू नो। आज बहुत ज्यादा गर्मी है नहीं? आज का अखबार पढ़ा आपने? साल का सबसे गर्म दिन है आज। अच्छा, अगर ये नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता कि आज इतनी गर्मी है। नहीं, पता नहीं, शायद मैंने नोटिस नहीं किया. आज मैंने दिन भर एक ही काम किया है, पसीना बहाने। पसीना तो उस मुलजिम का छूटा होगा कोर्ट में, क्यों? लेकिन यहाँ तो एसी लगा होना चाहिए था। और ये पंखा क्यों नहीं काम कर रहा है? एक मिनट। क्या याला म्हणतात सोने पर सुहागा? मैडम, मैं बाहर हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो दरवाजा खटखटा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। जी थैंक यू. जी। I wonder what's going on in my office. 6 दिन से इस केस के चक्कर में ऑफिस नहीं गई हूँ। You know how it is in advertising. 6 दिन में मेरी जॉब जा सकती है। अरे जॉब छोड़ो, कंपनी बंद हो सकती है। They aren't going to like this, you know. My company considers this as a moral responsibility. I work for Cinicron. पर आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये भी हमारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? I'm not running away from my responsibilities. मैंने सिर्फ ये कहा कि जब तक मैं वापस जाऊं, शायद मेरे पास जॉब ना हो। अरे मैडम, आप इन्हें क्यों नहीं कहती आपको जॉब दिलाने के लिए? क्यों? काफी पैसे वाले और ऊंची पोजीशन पर लगते हैं। सूट बूट तो एकदम बढ़िया पहना है। Is it custom tailor? जी। मेरे अंकल वो भी डिजाइनर हैं. ओह अच्छा, हाउ इज डूइंग? वेल उतना कुछ खास नहीं. ओके। पता है, फ्रेंड ऑफ माय अंकल वो भी जूरी थे ऐसे ही मर्डर केस में 10 साल पहले. और then what happens? उन्होंने उस मुलजिम को छोड़ दिया रिजनेबल डाउट पे. और पता है 8 साल बाद उन्हें पता चला कि खून उसी ने किया था. खूनी जो सच में मुलजिम जो सच में खूनी था वो आजाद घूम रहा है सड़कों पे. क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने उसे पकड़ा नहीं? वो ऐसा नहीं कर सकते। जी क्यों नहीं? डबल जोपरी। ए मैन कैन नॉट बी हेल्ड इन डबल जोपरी। एक ही आदमी को सेम क्राइम के लिए 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता अनलेस इट्स अ हंग ज्यूरी। हाँ, और जो यहाँ नहीं होगा, इट्स ओपन एंड शट केस। सही कहा। 6 दिन इस केस को तो उन्हें 2 दिन में खत्म कर देना चाहिए था। अरे बकबक 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 हद होती है बात करने की भी यार। लेकिन मेरा मतलब है उन्हें बोलने का हक है. जी हाँ, सबको फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए, यही संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो। लेकिन कोई मुद्दा तो हो। और वो मुलजिम का चाकू वाला किस्सा सुना आपने? असं कधी होतं का? एकदम बकवास. Well, look, you gotta accept that. These झोपड़पट्टी people. उफ, आप क्या उम्मीद कर रहे हो? कह रहा था उसने उसी रात चाकू खरीदा था. और उसी रात खो दिया? What rubbish! कहता है उसकी जेब में छेद था. अरे छेद तो उसके बाप के सीने में था। कोई अपने बाप के सीने में ऐसे कैसे चाकू मार सकता है? These झोपड़पट्टी people, तुम जानते हो इन लोगों को? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? जुकाम है आपको? हाँ, थोड़ी सी। और ऊपर से ये पोल्यूशन। हाँ, ये मुंबई की गर्मी वाली सर्दी ना एकदम बेकार. ओके गाइस, अब हमें शुरू करना चाहिए. अरे सवाल जल्दी शुरू करते और जल्दी खत्म. हाँ. वो क्या है कि मैंने बाहुबली की टिकट ले रखी है. सुना है ग्राफिक्स पे बहुत ज्यादा खर्चा भी है. हाउ डू यू वांट अस टू सिट?
मेरे ख्याल से हमें अपने नंबर से बैठना चाहिए 2, 3, 4, 5 एंड ऑन. ओके बॉस. What difference does it make? I think it is reasonable to sit by numbers. That makes sense. Excuse me, mister. I'm sorry. आइए, हमें शुरू करना है. 2, 3, 4 तो आता है. It's tough to figure, isn't it? कि एक बेटा अपने बाप को मार डाले, being just like that, जैसे खून करना रोजमर्रा की चीजों. आपको पता है क्राइम का रेट क्या है इस साल? If you analyze these figures, अरे लेकिन इसमें कसूर किसका है? गवर्नमेंट का, जो इन घटिया लोगों को दुनिया भर की बेनिफिट दिए जा रही है ताकि इनके वोट्स हासिल कर सके. आप आम आदमी पार्टी वाली है क्या? हर बात पे गवर्नमेंट को कोसनी है. आप भले मजाक उड़ाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये सब गंदगी है और गंदगी ही रहेगी. ये सब आपस में लड़ मरेंगे और यही इनकी सजा है. I think we should get rid of them. Bloody disgusting. ओके गाइस, सब आ गए हैं. अब हम शुरू करते हैं. अब आप जैसा भी चाहें इस केस पर डिस्कस कर सकते हैं. मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहती. एक ऑप्शन ये है कि पहले हम सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लें और फिर वोटिंग करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले हम वोटिंग कर लें सो दैट वी नो वेयर वी स्टैंड. मेरे ख्याल से पहले वोटिंग की जाती है. हाँ यार, जल्दी वोटिंग कर लेते हैं. क्या पता 5 मिनट में छुट्टी हो जाए. इट्स ऑल अप टू यू गाइस. पर याद रखने वाली बात सिर्फ एक ही है, उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है. अगर हम उस लड़के को गिल्टी ठहराते हैं तो उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाते हैं, एंड दैट टू विद इमीडिएट इफेक्ट. Yeah, we know all this. Shall we start now? हाँ, वोट कर लेते हैं. चलिए, पता तो चले कौन किधर है. कोई ऐसा भी है जो वोट नहीं देना चाहता? ये सब करेंगे यार. ओके, लेट्स वोट देन. मैं आपको बता दूं कि 12 के 12 लोगों की एक ही राय होनी चाहिए, गिल्टी और नॉट गिल्टी. अदरवाइज इट्स अ हंग जूरी. जो लोग कसूरवार के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाए प्लीज. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 कसूरवार. और जो बेकसूर के पक्ष में वोट देना चाहता है वो अपना हाथ उठाए प्लीज. इस हिसाब से 11 कसूरवार और एक बेकसूर. नाउ वी नो वेयर वी स्टैंड. Nice. हमेशा एक ना एक निकल ही आता है. अरे आप क्या करें? हाँ, करना क्या है? मेरे ख्याल से बातचीत. सुनिए मिस्टर, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेकसूर है? मुझे कुछ पता नहीं. क्या 6 दिन लगातार कोर्ट में बहस सुनने के बाद फरमाते कि मुझे कुछ पता नहीं. 6 दिन में आजकल बच्चे कंप्यूटर सीख जाते हैं. दिस इज एबीसी. मुझे नहीं लगता कि ये उतना सिंपल है. कम ऑन, अरे उसकी तो शक्ल ही खूनी वाली है. आई हैव नेवर सीन सच गिल्टी मैन इन माय लाइफ. शक्ल कैसी होती है? खूनी की शक्ल. वो तब तक खूनी नहीं है जब तक हम उसे खूनी करार नहीं देते. अब क्या हम शक्ल देखकर डिसाइड करेंगे? सुनिए मिस्टर, आप कुछ कायदे की बात कीजिए. आप भी अदालत में हमारे साथ थे. आपने भी वही सुना जो हम सब लोगों ने सुना है. ये लड़का एक खतरनाक कातिल है. आप उसे देख के ही बता सकते हैं. आप क्या चीज और कहां देखते हैं ये जानने के लिए कि कोई खूनी है? अरे नहीं, प्लीज मुझे जानना है एक खूनी की शक्ल कैसी होती है, कहां लिखा होता है कि वो खूनी है. शायद आप वो जानते हैं जो मैं नहीं जानता. आई वॉन्ट टू नो वन थिंग. इस केस में ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि लड़का बेकसूर है? वो सिर्फ 19 बरस का एक हाँ, लड़का ठीक है. 19 बरस बहुत होते हैं. कोई ना समझ बच्चा नहीं था वो. उसने अपने बाप का खून किया है और उसके सीने में चाकू मारा है 4 इंच गहरा. नहीं, हाँ, मैं तो शुरू से ही समझ अरे रही थी. कौन नहीं समझा था? ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा मामला है. शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं. 20 तरीकों से उन लोगों ने इसे साबित कर दिया है. अब आप चाहते हैं कि मैं वो सारी बातें आपको फिर से दोहराऊं? हाँ जी नहीं. फैंटास्टिक. जी नहीं तो फिर आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ कुछ देर बात करना चाहता हूँ. 11 लोग यहाँ पर एक ही राय पकड़कर बैठे हुए हैं. किसी को दोबारा बातचीत करने की जरूरत महसूस नहीं हुई सिवाय आपके. क्या आप वाकई उस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ कि नहीं करता. शायद नहीं करता. कुछ ठीक से पता नहीं है. Then why did you vote not guilty if you were not sure? 11 वोटों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया.
मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और एक लड़के को फांसी के तख्ते पे भेज दूं। अरे ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है? या फिर मेरे लिए? कोई नहीं। अरे मैंने जल्दी वोट करके कुछ गलती किया क्या? नो। मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है। आप चाहे तो 100 साल तक बातचीत करते रहे, यू कांट चेंज माई माइंड। आई हैव नो इंटेंशन टू चेंज योर माइंड। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं, जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। अरे फैसले में कितना वक्त लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब लोगों की एक ही राय है, लड़का कसूरवार है, चाहे 5 मिनट में सोच ले। 1 घंटा सोच ले तो क्या फर्क पड़ेगा? फिल्म 6:30 बजे शुरू होगी। ओके बॉस, बट शिट। कोई और कुछ कहना चाहता है? आप? नहीं। एनीबडी एल्स? मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। नाइस। और क्या चाहिए? अरे आखिर आप करने क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ कुछ देर बात करना चाहता हूं। मे बी देयर इज नो रीजन, मुझे पता नहीं, लेकिन एक लड़के की जिंदगी का सवाल है जिसकी अब तक की उम्र ठोकरें खाते गुजरी है, तकलीफ सहते गुजरी है, दुनिया भर की बेइज्जती और गालियां खाई हैं उसने। उसकी परवरिश शहर के एक सबसे गंदे इलाके में एक निचली जाति में हुई है। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसकी मां उससे छिन गई, और जब उसका बाप एक चोरी के जुर्म में 1.5 साल की जेल भुगत रहा था, ये लड़का अपने दिन एक यतीम खाने में काट रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी सारी बातें आप जानते हैं, आपने कोर्ट में 6 दिन सुनी है। इन सारी तकलीफों में, मुसीबतों में इसने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं, और हो सकता है कि इस पूरे भी न कर सके। मैं समझता हूं उसके ऊपर कम से कम कुछ शब्दों के कर्जदार तो हैं ही हम। वेल, चलो इस बात से मैं अग्री करता हूं कि उसकी जिंदगी तकलीफ से गुजरी है, नो डाउट अबाउट इट। इट वॉज हार्ड फॉर मी टू। मैंने भी जिंदगी में तकलीफ सही है, हर चीज के लिए काम कर करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। आई ऑल्सो हैव बीन थ्रू अ लॉट, लेकिन कभी किसी का खून नहीं किया। अरे तकलीफ तो हमने भी बहुत सही है साहब, लेकिन कभी किसी का खून करने की नौबत नहीं आई। I have been kicked around too, mister. एक बार एडवर्टाइजिंग में काम करके देख लो, फिर पता चलेगा आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे गांव में तो कहावत भी है कि सोना आग में तब करी कुंदन बनता है। संघर्ष तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है भाई साहब। लुक मिस्टर, उस लड़के पर मुकदमा बड़ी ही सच्चाई और ईमानदारी से किया गया है। डू यू इवन नो हाउ मच इट कॉस्ट इन वन ट्रायल? अरे ये तो उस लड़के की किस्मत अच्छी है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक वकील दिया गया है, और फिर हम सब कोई बच्चे नहीं है। वी ऑल आर ग्रोन अप। हम सबने मुकदमा पूरी तरह से सुना है। देखिए, इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चीप, लो क्लास, झोपड़पट्टी पीपल, इनके किसी बात पे यकीन करना इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सॉरी, लेकिन इनकी पूरी सोसाइटी पैदाइशी झूठी है, सब जानते हैं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानती। आपने तो हर गरीब को झूठा करार दे दिया। What do you mean? आपको लगता है हर अमीर आदमी सच बोलता है? सच्चाई का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। अरे इसे अमीर गरीब का मुद्दा क्यों बना रही है? आखिर वे भी तो इंसान है। कितनी गलत सोच है। अच्छा ठीक है, यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है कि आप अपना उपदेश शुरू कर दें। सीरियसली करता है ये। आई डोंट थिंक हमें इस तरह की बहस की कोई जरूरत है। हमसे कम से कम सिविलाइज लोगों की तरह बिहेव करने की उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर हमें बहस करनी ही है तो उन मुद्दों पर, उन सबूतों पर बहस करें जो अदालत में हमारे सामने पेश किए गए थे। I think he has a point. We have a job to do. We should talk about the case. I've got an idea. Just thinking out loud. हो सकता है किसी काम का हो। क्यों ना हम सब लोग इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही हैं और ये गलत। If that is the case, क्यों ना हम सब लोग 1-1, 2-2 मिनट लें अपनी बात कहने के लिए। If you don't like it, then it is fine. मैं तो Is everyone agree? हम लोग एक-एक करके बोलते हैं। अरे सवाल जल्दी शुरू कर दीजिए। तो आपसे ही शुरू करते हैं। मुझसे? नहीं, सीरियल ऑर्डर से, नंबर से, यू नो। ओके फाइन, हम लोग एक-एक करके अपने नंबर से बोलते हैं। सबके पास 2-2 मिनट का वक्त है। आप बोलिए, आपका नंबर है। मेरा मैं क्या कहूँ? कुछ भी। वेल, शब्दों में कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मेरे ख्याल से तो लड़का दोषी है। आई थिंक इट वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस? इन व्हाट वे इट वाज ऑब्वियस? आई मीन, किसी ने कुछ और साबित भी तो नहीं किया। किसी को और कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है। साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुलजिम को कुछ नहीं कहना पड़ता, यही कानून है। ये बात भी सही है, पर मेरे कहने का मतलब बस ये था कि
मुझे लगता है लड़का दोषी है, बस। विदाउट एनी रीजन, किसी की जिंदगी का सवाल है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा, नथिंग पर्सनल। मैं सिर्फ उन सबूतों की बातें करूंगा जो अदालत में हमारे सामने पेश किए गए हैं। सबसे पहले हम उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उस कोली के नीचे जहां पर कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात को 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाज सुनाई दी। उसका कहना है कि यह आवाज उसे लड़ाई झगड़े की आवाज जैसी लगी। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार दूंगा तुझे। उसके फौरन बाद उसने धम से किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला, बाहर झांका और उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा। उसने देखा, उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे में एक लाश मिली जो उस लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू घुसा हुआ था। मौत का समय भी रात के 12 बजे के आसपास ही बताया गया है। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए मिस्टर, ये कुछ सबूत हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि उस लड़के की उम्र सिर्फ 19 बरस है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। लड़के ने अपने डिफेंस में जो बयान दिया है वो मुझे बेहद कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि सिर्फ 1 घंटा बाद उसको ये भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या था और उसमें कौन कौन काम कर रहा था। बिल्कुल ठीक। उसके पास तो मूवी की टिकट भी नहीं थी। आजकल मूवी खत्म होने के बाद टिकट कौन रखता है? वेल दैट्स ट्रू इनफ। हाँ, मगर कैशियर ने भी उसे नहीं देखा, ऑनलाइन टिकट कलेक्टर ने। एंड व्हाट अबाउट दैट लेडी जो रेलवे लाइन के पास बिल्कुल सामने वाली खुली में रहती है? अगर उसकी गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती तो कोई और नहीं कर सकता। Yes, very true. She is the only eyewitness of the murder. क्या आप अपनी अपनी बारी से बोले प्लीज? 1 मिनट। There is a lady जो बिस्तर पर लेटी हुई है और जिसे नींद नहीं आ रही है। गर्मी की वजह से वो खिड़की के बाहर झांकती है और देखती है लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों में से देखा। Of course, कोई कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि ये वही लड़का है? वो औरत उस लड़के को अच्छी तरह से जानती है। She knows him. उस लड़के के कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के पास उस औरत के खोली के बिल्कुल सामने है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर ये बयान दिया है कि उसने उसे चाकू मारते हुए देखा है। 1 मिनट। अदालत में एक चीज और भी साबित हो चुकी है। अगर डिब्बों की लाइट्स ऑफ हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़कियों के उस पार क्या हो रहा है वो आसानी से देखा जा सकता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर, गो ऑन। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इनकी सोसाइटी खराब है, इनकी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते, सबके सब एक जैसे हैं। या सो उस लड़की की बात पे आप यकीन नहीं करते तो इस औरत की बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं? वो भी तो उसी सोसाइटी की है, उनमें से एक। So you think you're pretty smart ass, huh? What are you so worried about? No. What is this guy so worried about? अरे मैडम छोड़िए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं इनकी बातों से? रिलैक्स, बैठ जाइए आप। एक न देखकर वो हम सबको उस औरत के कमरे में लेकर गए थे ताकि हमें पता चल सके कि गुजरती हुई ट्रेन के उस पार देखा जा सकता है। राइट? यस, राइट। क्या आप नहीं देख पाए दूसरी तरफ क्या हो रहा था? वेल, जब उन्होंने मुझे देखने के लिए कहा तब फौरन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट यस, आई डिड सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द You see? Do you see? प्लीज आप लोग ऐसे झगड़िए मत, हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। अब आप बोलिए, आपका नंबर है, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। मुझे कुछ नहीं कहना। आपकी मर्जी, आप बोलिए। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना। जो भी कहना है कहिए प्लीज। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। कोई यूं ही बिना वजह किसी का कत्ल नहीं करता। मुझे तो शुरू से ही यकीन सा होना शुरू हो गया। उस बिल्डिंग के उसी मंजिल पर रहने वाले जो पड़ोसी हैं, उन्होंने जो गवाही दी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब है शाम को, बाप बेटे में काफी झगड़ा हुआ था। शाम को 7 बजे, आई कैन बी रॉन्ग। माफ कीजिए, 7 नहीं 8 बजे। बिल्कुल ठीक, 8 बजे जी। उन पड़ोसियों का यह भी कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था बाप बेटे में, वो एक दूसरे से क्या कह रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुना। उसके फौरन बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी जो बाप ने बेटे को मारे थे, और उसके बाद उन्होंने लड़के को गुस्से में घर से बाहर जाते हुए देखा। मगर इससे क्या साबित होता है? साबित इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, आई डिडंट से कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं, शायद आप ये कहना चाहते हैं इससे कत्ल की वजह जाहिर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये सारी बातें उसके लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, यू नो, लाइक एवरीडे थिंग।
मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 थप्पड़ों के लिए वो किसी का खून करने में तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि ये वो आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। आफ्टर ऑल देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। एनीथिंग एल्स? नहीं जी नहीं। अब आप बोलिए। कौन, मैं? जी, सीरियल ऑर्डर में। ओह, स्मार्ट लेडी है। वेल, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ पहले भी कहा जा चुका है। हम चाहे तो दिन भर बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। I don't think so. Neither do I. Please go on. ओके, अब आप इस भोले भाले लड़के का रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर को पत्थर मारा, जिसके लिए उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई थी। 15 साल की उम्र में उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा स्कूल? रिफॉर्मेटिव स्कूल। हाँ, रिफॉर्मेटिव स्कूल में भेज दिया गया था। फिर उसने कार चुराई, कई दंड फंड किए, चाकू चलाने में भी उस्ताद है। अरे यही तो बोला था उन्होंने। बिल्कुल, यही बताया गया था हमें। अब आप ही देख लीजिए कितना गुनी और कितना भला है आपका ये लड़का। 5 साल की उम्र से अब तक उसने अपने बाप से मार खाई है, रोजाना, एवरी सिंगल डे। और एक आध थप्पड़ नहीं, बाप उसे घूम से मारता था। अरे मैं उसकी जगह होता ना तो मैं भी ऐसा ही करता उस कमीने लड़के के साथ। क्या आप इस मारपीट को कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसी मारपीट की वजह से वो एक गुस्सैल और झगड़ालू किस्म का लड़का बन गया था। दैट्स इट। अरे आजकल के तो सारे लड़के ही ऐसे हो गए, गुस्से और झगड़ालू, किसी की सुनना ही नहीं चाहते। वो पूरी की पूरी जनरेशन ही। सुनिए मिस्टर, इतने बदतमीज हो गए ये लड़के कि इनको बात तक करने की तमीज नहीं है। जब मैं इस लड़के की उम्र का था तब अपने बाप से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। आजकल कोई मिलेगा आपको ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते। जरूरत महसूस नहीं करते। आपके कोई बच्चे हैं? जी हाँ, 2। मेरा भी एक लड़का है। पता है, जब वो 8 साल का था तब मैंने पकड़ा उसे, अपने कुछ मवाली दोस्तों के साथ मारपीट कर रहा था रास्ते पर। अरे इतना समझाने के बाद भी उसे उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना था। लेकिन मैं भी बाप हूं उसका। घर आने के बाद जो टांग सीधी कर दी थी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब वो 15 साल का था तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, अपने बाप की। बड़ा हो गया था ना, 3 साल हो गए उसे नहीं देखा। मुझे नफरत है ऐसे बच्चों से। इन्हें खिलाओ पिलाओ। आई थिंक वी आर मिसिंग द पॉइंट हियर। सीधी सी बात है कि हम यहाँ ये फैसला करने बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं किया है। उसकी परवरिश कैसे और कहां हुई, इसके रीजन सुनने की हमें जरूरत नहीं है। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ, झोपड़पट्टी में पला बढ़ा, हम इस बात को नहीं बदल सकते। ऐसे माहौल में सिर्फ अपराध और अपराधी जन्म लेते हैं, ये मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं। इससे नॉन फैक्ट पूरी दुनिया से जानती है। इस माहौल से निकले बच्चे आज सोसाइटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। I completely agree with you. इस माहौल में सिर्फ गंदगी पैदा होती है। And I don't want any part of it. ये सब गंदी नाम की कीड़े हैं। मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। मैं उसी गंदे मोहल्ले में पली हूँ, उन गलियों में खेली हूँ। शायद उसकी बू अब तक मुझ में बसी है। शायद मैं भी एक कीड़ा हूँ आप लोगों के लिए। सुनिए मिस, there is nothing personal. There is something personal. अरे आप क्यों परेशान हो रही है इनकी बातों से? इनका मतलब आपसे नहीं है। इतना परेशान मत हुआ कीजिए। तो किससे था इनका मतलब? हम इनकी भावना समझते हैं। अब आप बोलिए, आपका नंबर है। मेरा नंबर? जी। मेरा ख्याल है आप सब लोग मुझे ये समझाएंगे कि ये लड़का कसूरवार क्यों है। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड। जी, आप सही बोल रहे हैं। सॉरी, मैं भूल गई थी। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वो मैं अभी कह दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्लीज। शुक्रिया। मैं हर रोज कोर्ट की कार्रवाई देखता आ रहा हूँ, सारे सबूत और गवाहियां सुनता आ रहा हूँ। इस मामले में हर एक आदमी इतना श्योर, इतना पॉजिटिव लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। कोई इतना श्योर, इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरे शक का कोई मतलब ना हो, मुझे पता नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा जैसे डिफेंस काउंसिल वाज नॉट दैट एक्सपीरियंस एंड स्मार्ट। मुझे वो बहुत कमजोर लगा। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, छोटी छोटी बातें। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें? You know that they never ask such stupid questions because they already know the answers. और फिर डर भी तो होता है उन्हें पूछने से कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक वकील सचमुच में बेवकूफ और कमजोर हो। इट्स पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे साले साहब से हो चुकी है।
मैं बार बार अपने आप को उस लड़के की जगह पे रख के सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैंने एक दूसरे वकील की मांग की होती। मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह से दांव पे लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डट के मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ा दे या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। देखिए, प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद सिर्फ 2 गवाहियों पर टिकी है। अब मान लीजिए कि वो गलत हो। एक मिनट, मान लीजिए कि वो गलत हो, फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत क्या है? वो सिर्फ इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है। क्या वो गलत नहीं हो सकते? नो, आई डोंट थिंक सो। आर यू श्योर कि वो गलत नहीं हो सकते? वेल नाउ लिसन, कोई भी आदमी इतना श्योर नहीं हो सकता। ये कोई साइंस नहीं है जो हर चीज श्योर होती हो। बिल्कुल ठीक, ये कोई साइंस नहीं है जहां हर चीज श्योर होती हो। अच्छा, अब जरा उन सबूतों की बातें कर ले हम लोग। उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो इस लड़के के बाप के सीने में घुसा हुआ मिलता है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है एंड आई थिंक इट्स बेटर। अरे जिसको जो भी कहना हो खुद ही कह देगा, अब चुप रहिए। हाँ, तो उसके बारे में बात कीजिए जो आपके इस नन्हे मुन्ने भोले वाले लड़के ने उसी शाम को खरीदा था और अदालत में इस बात को एक्सेप्ट भी किया, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हाँ, ठीक है, उसी की बात करते हैं। वो चाकू एक बार यहाँ मंगवाकर एक नजर देखते हैं। मैडम फोरमैन, प्लीज वो चाकू मंगवाइए। ऑलराइट। क्यों भाई, चाकू? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे दोबारा देखने की जरूरत क्या है। हम सब लोगों ने उसे अच्छी तरह से देखा हुआ है भाई, क्यों, क्या कहना है आपका? वेल, अदालत में जो भी चीजें सबूत के तौर पर पेश की जा चुकी है उन्हें देखने का पूरा हक है इन्हें। वैसे वो चाकू एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, डोंट यू एग्री? आई डू, बिल्कुल। गुड, देन लेट्स फोकस ऑन दैट। उस चाकू से रिलेटेड हर चीज पर गौर करते हैं। नंबर 1, लड़का इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि कत्ल वाली रात 8 बजे के आसपास वो घर से बाहर निकला अपने बाप से झगड़कर नहीं, उसने कहा था बहुत मार खाकर। ऑलराइट, बहुत मार खाकर, ठीक है। नंबर 2, घर से निकलकर ये लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से इसने स्विच नाइफ खरीदा। नंबर 3, ये स्विच नाइफ कोई नॉर्मल दिखने वाला चाकू नहीं है, इसे आप सब देख चुके हैं। नंबर 4, वो दुकानदार जिसने चाकू उस लड़के को बेचा था उसे अदालत में पहचान चुका है। उसका ये भी कहना है कि इस तरह का चाकू उसके पास एक ही था और इसके पहले या इसके बाद ऐसा चाकू कभी उसके पास आया ही नहीं। नंबर 5, रात को 8:45 के आसपास ये लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ एक होटल में मिला। Am I right so far? ठीक, जरा ध्यान से सुनिए इनकी बात, इन्हें पता है बात किस तरह से की जाती है। जी प्लीज। हाँ, तो ये लड़का अपने दोस्तों के साथ एक होटल में मिला। 9:45 यानी लगभग 1 घंटे लड़का अपने उन्हीं दोस्तों के साथ उस होटल में रहा। इस बीच इन तीनों लोगों ने उसके पास इस चाकू को देखा था। नंबर 6, इन तीनों लोगों ने अदालत में इस चाकू को पहचाना है और ये भी एक्सेप्ट किया है कि ये वही चाकू है जो उस रात इन लोगों ने उस लड़के के पास देखा था। आपका चाकू। नंबर 7, रात को लगभग 10 बजे के आसपास ये लड़का अपने घर पहुंचा। बस यहीं से इस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में एक फर्क पैदा हो जाता है। लड़के का कहना है कि वो 11:30 बजे तक घर पर ही था। उसके बाद लेट नाइट शो फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने के बाद जब वो वापस आया तो यही कोई 3:15 साढ़े 3 बजे का वक्त था। घर पर आकर उसको उसके बाद की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हाँ, इस बीच उस चाकू का क्या हुआ? इसके लिए लड़के ने एक बहुत छोटी सी लेकिन स्वीट और इनोसेंट सी कहानी बना ली कि उसकी जेब फटी हुई थी और इसी फटी हुई जेब से वो चाकू रास्ते में कहीं गिर गया जिसको उसने दोबारा कभी नहीं देखा। मगर दोस्तों, ये कहानी बहुत ही कमजोर है। लेट नाइट शो फिल्म 9:30 या 9:45 बजे शुरू होती है। हाँ, वो अलग बात है कि लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म लंबी भी हो तो भी 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है। अब 1:30 बजे से सीधे सिनेमा हॉल से आराम से चलकर भी ये लड़का 2:15 या ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक अपने घर पहुंच सकता था, लेकिन वो 3:15 बजे घर पहुंचा। इतना वक्त उसको क्यों और कहां लगा? इसके लिए भी उसके पास एक मासूम सा जवाब था, चाकू ढूंढता रहा। थैंक यू। इफ यू सी द होल पिक्चर, ये बात बहुत ही क्लियर है कि लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं। सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर उसे किसी ने नहीं देखा। फिल्म का नाम क्या था उसको याद नहीं। फिल्म में कौन कौन काम कर रहा था ये भी उसको याद नहीं। मेरे ख्याल से हकीकत में जो कुछ हुआ होगा वो इस तरह से हुआ होगा। लड़का उस रात घर पर ही था। बाप के साथ उसका एक बार फिर से झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में उसने बाप के सीने में चाकू मार दिया और घर से बाहर निकल गया। मगर हाँ,